डिज़ोल्व कर देती है, उसको जी। गला देती है, तोड़ देती है, जो कि 4.5 घंटे के अंदर दी जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये इस तरह का पक्षाघात हम समझते हैं, जल्दी से पहुँचें, जल्दी इलाज कराएं, जिससे हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज ना हो सकें, और जो लंबे समय के लिए अपंगता होती है स्ट्रोक से, उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल, मतलब तुरंत इलाज की ऐसे स्ट्रोक्स में बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत हो जाती है। सर, इस बारे में हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, इसको भी जानेंगे कि क्या घर में हम कोई दवाइयाँ रख सकते हैं जो इस तरह के स्ट्रोक में हमारे लिए मददगार साबित हों जब तक हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तब तक। सर, इस बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और देखते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो। जी, कौन बोल रहा है? हम ललित बोल रहे हैं। जी ललित जी, कहाँ ललित, से बोल रहे हैं आप? हम सेमरी जिला लखीमपुर खीरी। जी ललित जी, आप अपनी समस्या बताइए। अरे समस्या है डॉक्टर साहब, मुझे नींद नहीं आती, 2015 से दवा खा रहे हैं। अच्छा। और नींद के लिए उसकी दवा खाने नींद के बाद भी शाम, नींद नहीं आती है कि उसके खाने के बाद नींद आ जाती है? ना दवा खाने के बाद नींद आती है, दवा ना खाओ तो रात भर जागा करी थे। हाँ, तो ये एक इंसोम्निया की बीमारी होती है जिसमें नींद चली जाती है। इसके साथ साथ आपको जो है हाँ एक्टिविटीज़ करते हैं आप, एक्सरसाइज, योगा या इस तरह की एक्टिविटीज़? हाँ। अगर आप एक्टिविटीज़ करते हैं, आपका शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। लेकिन कई बार इंसोम्निया में दवाओं की ज़रूरत पड़ती है और दवाओं के माध्यम से ही नींद आती है। तो इसके लिए आप अपने फिजिशियन से मिलें और जी। उसका रेगुलर इलाज कराएं, क्योंकि इंसोम्निया बीमारी कई बार क्रोनिक हो जाती है, फिर दवाएं भी असर नहीं करती। तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाओं को लेना है, और अपनी दिनचर्या को इस तरह से करना है कि जिससे हम एक्सरसाइज कर सकें, योग कर सकें, और ऐसी डाइट लें जिससे हमारा दिनचर्या सही हो, शरीर एक्टिव रहे, और इस ऐसी स्थिति में हमारे नींद भी आने में बेहतर रहता है। जी डॉक्टर साहब, मतलब अगर शुरुआती लक्षण हमें दिख रहे हैं, हमें लग रहा है नींद में कोई समस्या हो रही है या नहीं आ रही, तो अगर हम योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या जो आपने बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो इससे हम इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। अनलेस वो बहुत लंबी लंबी चल से जाए, फिर दवाइयाँ भी शायद असर जो नहीं करना करती। बंद कर दें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने ये चीज़ बता दी, और ये सर हमने थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए भी किया क्योंकि बहुत सारे शायद ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग ही नहीं, यंगस्टर्स में भी ये दिक्कत देखने को मिलती है कि उनको नींद की समस्या रहती है। सर, इसी बीच एक और भी कॉलर हैं जो हमारे साथ लाइन पर हैं, आइए देखते हैं उनको क्या समस्या है। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहा है? मैम, नई दिल्ली धरावा जिला से प्रदीप सिंह बोल रही हूँ। सुरभि जी। जी जी सुरभि जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैम, मेरे वहाँ एक एक लेडीज है मेरे वहाँ। हम्म। तो उनको मतलब इसी के समस्या है उनको। जी, किस चीज़ की समस्या है? यही न्यूरो न्यूरो वाली की समस्या। समस्या है। जी जी जी, वो न्यूरो वाली समस्या। जी, तो न्यूरो की मतलब क्या दिक्कत है, कहाँ पर उनको समस्या हो रही है? डॉक्टर सर साहब आपको हाँ सुन रहे हैं, हाँ। आप उनको बता सकती हैं। तो मतलब उनको मतलब दिमाग में दिक्कत है। उसमें दिमाग में क्या परेशानी उनको होती है? कभी कभी उनका अचानक से सर दर्द करने लगता है, और कभी कभी मतलब अजीब अजीब सी मतलब चीजें होती हैं। उसमें अजीब चीज़ों में क्या क्या होता है? अरे जैसे मतलब कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा मतलब वो होता है। दर्द बढ़ जाता है अ, बीच बीच में, और हाँ बीच में हाँ ठीक भी हो हाँ। जाता है, यस और जब यस दर्द यस होता है यस। तब उनको समस्या ज़्यादा होने लगती है। हाँ, उनको मतलब दिक्कत ज्यादा होती और है, उल्ट मतलब बहुत अजीब अजीब वो अजीब सा, हरकतें करने लगती हैं। तो ये संभव है कि ये माइग्रेन की बीमारी हो, जिसको अर्धकपाली कहते हैं। ये बीमारी में बीच बीच में सर दर्द के अटैक से होते हैं, और फिर जी बीच में सर। उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। ये अटैक ओके अक्सर ओके। हम लोग देखते हैं कि 4 से 72 घंटे तक भी रह सकता है। तो जी, इसमें, थैंक यू सर। हाँ, तो इसमें हम लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जब ये बार बार होने लगता है, जिससे आपके काम पे बाधा पड़ने लगती है, तो हम इसमें दवाएं जी, देते हैं। एक दवा होती है थैंक जो यू। तुरंत अटैक को कम करती है, और एक इसकी जो फ्रिक्वेंसी है। थैंक यू मेरा हाँ कॉल हाँ कर उठाने के हाँ लिए, हाँ। तो पिक जी। अब करने के इसके लिए लिए। आप सलाह लीजिए फिजिशियन से, थैंक यू। और उसकी दवाएं स्टार्ट करिए। जी सुरभि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें फ़ोन करने के लिए। और सर, जैसे कि सुरभि जी ने ये बात की माइग्रेन की, और आजकल देखा जाता है कि माइग्रेन बहुत आम होता जा रहा है, तो बेसिकली सर इसका रीज़न क्या होता है? मतलब एक एज के बाद देखते हैं आ गया, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स भी बोलते हैं इसका कोई बहुत सटीक इलाज नहीं है, बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो इसका रीज़न क्या होता है? और सर हम चाहेंगे समाधान भी आप बताइए। तो माइग्रेन का एग्जैक्ट कारण क्या है, इसके बारे में रिसर्च चलती रहती हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये एक तरह का वैस्कुलर डिसऑर्डर होता है। ब्रेन में जो वेसल्स हैं, जो धमनियाँ हैं, ये जो शिराएँ हैं, उनमें ब्लड फ्लो कम और ज़्यादा ऐसा होने से होता है। और कुछ ब्रेन में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिनके बढ़ने और घटने से ऐसा हो सकता है।
तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हम लोग को कॉमनली देखने को मिलता है, जिसमें बार बार सर दर्द के अटैक होते हैं और काफ़ी हद तक हम ऐसा पाते हैं कि ये फैमिली हिस्ट्री में देखने को मिलता है। परिवार में अगर माता पिता को हो तो बच्चों में काफ़ी संभावना होती है कि उनको ये माइग्रेन हो सके। तो माइग्रेन बच्चों में भी हो सकता है, वयस्कों में भी होता है और बूढ़ों में भी होता है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बच्चों में और वयस्क में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल्स में भी जब उम्र उनकी 20 से 40 साल होती है तो ये बहुत अक्सर परेशान करता है जी। और यही वो टाइम होता है जब उनके लिए सबसे ज़्यादा एक्टिविटी का टाइम होता है। ऐसे ही मेल्स में जब वो अपने नौकरी पेशे में होते हैं, इस तरह का दर्द होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका काम करने का तरीका, वो सब प्रभावित होता है। तो ऐसे में रेगुलर इलाज की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है तो ये माइग्रेन क्रोनिक हो जाता है। क्रोनिक का मतलब ये होता है कि लगातार महीने में 15 दिन तक, 3 महीने ये दर्द बना रहता है और इससे जो काम करने की क्षमता है वो बहुत प्रभावित होती है। तो ऐसे केसेस में हमें कुछ दवाएं स्टार्ट करना होती हैं जिनको हम प्रोफाइलेक्टिक दवाएं कहते हैं। जी। इनके माध्यम से दर्द की तीव्रता को कम करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को कम करते हैं, उनके बार बार होने को कम करते हैं और इस तरह से धीरे धीरे ये बीमारी कम होती चली जाती है। बट ये ख़त्म नहीं होती है। जी। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स में 45 ईयर्स या उसके बाद काफ़ी हद तक ये बिना दवाओं के भी कम हो जाती है, लेकिन इसकी टेंडेंसी बनी रहती है। इसमें कुछ ट्रिगर्स होते हैं, ये ट्रिगर्स इस पेन को एग्रीवेट करते हैं, बढ़ाते हैं। ये ट्रिगर हर मरीज के अलग अलग हो सकते हैं, वो उनको पहचानना है। हाँ, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई बार भूखे रहने से दर्द हो सकता है, किसी को भीड़ भाड़ में जाने से होता है, किसी को तेज़ शोर से दर्द होने लगता है, किसी को खास कोई परफ्यूम से दर्द होता है, किसी को खास कोई शैम्पू लगाने से दर्द होता है। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या कारण है जिससे हमारा ये दर्द प्रभावित होता है, बढ़ जाता है। तो हमें इसका बचाव करना है। जिसको तेज़ रोशनी से हो रहा है वो गॉगल्स लगा के दोपहर में निकलें अगर धूप से होता है। इसी तरह से अगर तेज़ आवाज़ से हो रहा है तो ऐसी जगह जहाँ पर आवाज़ ज़्यादा हो रही है हम ईयर्स में बड्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। पहले हमें पहचानना है कि किस वजह से दर्द हो रहा है और कोशिश करें हम खुद ही उस चीज़ को उसको प्रोटेक्ट करें, चाहे वो आंखें हो हमारी है या रोशनी, जिस भी तरह से। सर एक और चीज़, क्या कोई बेसिक दवाई है जो हम ले लें या लोग जो जिनको माइग्रेन की दिक्कत होती है वो उसको खा लें अगर शूट हो रहा है माइग्रेन का? तो जो अचानक से दर्द होता है उसके लिए पेन किलर्स होते हैं। इसमें यूजुअली हम लोग नेप्रोक्सेन टैबलेट होती है जिसको देते हैं 500 या 250 mg अकॉर्डिंग टू वेट। तो इसको हम अचानक दर्द के समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रामाडोल एक दवा है जिसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर वो नेप्रोक्सेन से कंट्रोल नहीं होता। तो प्राइमरली जो पेन किलर्स हैं उसको ही हमें एक्यूट अटैक के केसेस में यूज़ करना होता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू। और सर बहुत सारे हैं, मुझे पता है ऐसे हमारे लिसनर्स हैं जिनको शायद ये जो दिक्कत है वो हो, क्योंकि लगभग मैंने देखा 10 में से 1 को माइग्रेन का मसला जो है वो रहता है। सर इसी बीच एक और भी कॉलर है लाइन पर हैं, वो भी कुछ जानना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैम मेरा नाम संजय कुमार मौर्य है, मझगांव हरगांव सीतापुर से बोल रहे हैं। जी संजय जी, क्वेश्चन पूछिए आप अपना। मैम हमारे सिर में हल्का दर्द रहता है, दाहिने कान के बगल में और रीढ़ तक रहता है, क्या समस्या है? जी। कब से ये दर्द है? ये अभी पिछले महीने में हुआ था और हम गिर गए थे लेटिन में खड़े खड़े। अच्छा, तो उधर कान में कोई रिसाव तो नहीं होता है, कुछ कान बहता तो नहीं है? जी नहीं, कान नहीं बहता सर। और दर्द आंखों की तरफ या सर के ऊपर की तरफ जाता है? नहीं, ऊपर को नहीं जाता, नीचे को जाता है। नीचे हो जाता है। तो हो सकता है चोट लगने कान के बगल में दाबते हैं तो दर्द रहता है। तो हो सकता है चोट के कारण आपकी उस एरिया की जो कान है या उसके आसपास की मांसपेशियां हैं उनमें थोड़ी चोट आई हो, उसके कारण हो सकता है। तो इसको फिजिशियन को दिखाकर एक बार कंफर्म करना होगा कि ये उसी कारण से है या कुछ और कारण से, और फिर इसका इलाज संभव होगा। बिल्कुल। जब सर मुझे लगता है जब इस तरह की कोई समस्या आ गई हो शरीर में जहाँ पर गिरने से हुआ हो कोई मसला या किसी एक्सीडेंटल परेशानी में अगर हो, तो मुझे लगता है वो चीज़ पहले दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। वो इस तरह सिर्फ सुन के समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर इसी बीच मेल्स भी आ रहे हैं लगातार, तो भैया मोनू सेठ ने हमें पूछा है एक सवाल, अमेठी से ये हमें मेल करते हैं हमेशा। इन्होंने देखा है कि हमने देखा है हमारे गाँव में एक बच्चा है जिसकी जाँच भी कराई गई है, वो 14 साल का बच्चा है, लेकिन उसका दिमाग लगभग 8 साल के बच्चे जैसा है। तो क्या वो ठीक हो सकता है? गुस्सा, जिद्दीपन, ये सब उसमें बहुत ज़्यादा है और रीढ़ की हड्डी में दर्द और गर्दन के नीचे उसका दर्द है, तो क्या कारण हो सकता है इनके? ऐसे में जब बच्चा एज ज़्यादा है लेकिन उसका स्वभाव, उसका काम करने का तरीका कम उम्र की तरह लगता है, तो ये संभवतः पैदाइश के समय होने वाली समस्याओं के कारण होता है। कई बार जब डिलीवरी होती है तो समय से पहले डिलीवरी हो जाने से
या डिलीवरी में देरी होने से जब ऑक्सीजन दिमाग में कम पहुंचती है तो उसके कारण ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस में ब्रेन एक्चुअल एज से कम रह जाता है, पीछे रह जाता है। तो ऐसे इसमें ये देखा गया है कि ऐसे बच्चों में व्यवहार में बदलाव आते हैं, कई बार मिर्गी के दौरे या झटके जैसी समस्याएं होती हैं, उनका चलना, बैठना, खड़े होना और बातचीत करना ये समय से पीछे रह जाता है। जैसे बच्चे 6 महीने बैठने लगते हैं, साल भर में खड़े होने लगते हैं, इनमें ये सब बहुत लेट होता है। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है वो माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में हमें उनको रिहेबिलिटेशन कराना होता है। इसके लिए रिहेबिलिटेशन के माध्यम से हम उसके व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं और वो माइलस्टोन्स या वो चीज़ें जो अभी नहीं कर पा रहा है और दूसरे लोग उस उम्र के कर ले रहे हैं, उनको अचीव करने में रिहेबिलिटेशन बहुत इफेक्टिव होता है। बाकी कमर और गर्दन का दर्द, जहाँ तक इस समस्या के बारे में बताया, हो सकता है वो कुछ कमियों के कारण हो। उसके लिए एक बार फिजिशियन से सलाह लेकर एक बार कंफर्म डायग्नोसिस बनाकर फिर इलाज उसका स्टार्ट करना। बिल्कुल सर, यहाँ पर बच्चों का जिक्र हो ही गया है। वैसे तो कहा जाता है कि एक उम्र आने के बाद ही बीमारियां शरीर में लगती, लेकिन अब शायद वो समय रहा ही नहीं, किसी को भी कोई भी बीमारी लग जाती है। तो सर, क्या बच्चों में भी न्यूरो समस्याएं होती हैं? अगर होती हैं तो किस किस तरह की हो सकती हैं? बच्चों में जैसे अभी मैंने बताया कि पैदाइश के टाइम अगर कोई समस्या हो रही है जिसके कारण ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, जैसे डिलीवरी प्री टर्म हो गई, पहले कम टाइम में बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने में कोई समस्या हुई, सिजेरियन ऑपरेशन कराना पड़ गया मजबूरी में, तो ऐसे केसेस में ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता। तो ऐसे बच्चे थोड़ा बाकी बच्चों से पीछे रहते हैं। अगर ब्रेन डैमेज ज़्यादा होता है तो उनको मिर्गी के दौरे आने की संभावना रहती है, जो काफ़ी उम्र तक, जवान होने तक और उसके बाद तक दौरे आते रहते हैं। तो एक तो दौरे की समस्या, व्यवहार की समस्या ऐसे बच्चों में हो सकती है। फिर आज के टाइम में बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि माइग्रेन भी काफ़ी हद तक कॉमन हो गया है जी। उनकी दिनचर्या ऐसी है कि ये उनमें काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है, साथ साथ बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, देर तक जगना, इन दिनचर्या की वजह से नींद पूरी ना होना उनमें माइग्रेन प्रेसिपिटेट कर रहा है। जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, माइग्रेन की माता पिता किसी को माइग्रेन है, उनके बच्चे अगर अपने जीवन शैली को अच्छे से नहीं कंट्रोल करते तो उनमें ये माइग्रेन जल्दी नुकसान पहुंचाता है, उनको ये सर दर्द के अटैक्स बार बार होने लगते हैं। बिल्कुल सर, आपने एक जिक्र कर दिया मोबाइल फ़ोन, और यहाँ पर एक जो मेल आया हुआ है वो इसी से संबंधित है। रवि प्रकाश सिंह जी पूछते हैं कि वर्तमान समय में हम सभी द्वारा मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है, तो मोबाइल के प्रयोग से क्या न्यूरो की समस्या हो सकती है? अगर हाँ तो कैसे बचाव किया जाए? गोमती नगर लखनऊ से इन्होंने मेल किया। सर, माइग्रेन तो आपने बता ही दिया, इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो सकती है? जो मोबाइल का इस्तेमाल की बात करते हैं तो इसमें हेडेक यानी माइग्रेन बढ़ता है। दूसरी कुछ समय जिनको अगर पहले से दौरे की समस्या है तो उनमें दौरे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। कुछ जेनेटिक दौरे की बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग मिर्गी बोलते हैं। अगर उस तरह की बीमारी है और दवाओं पे कंट्रोल है, लेकिन अगर कोई मरीज़ देर तक मोबाइल देखता है तो फोटो सेंसिटिविटी की वजह से उसमें दौरे आने की संभावना रहती है। बाकी जो स्ट्रेस है जो हम लोग देखते हैं, इस तरह का मोबाइल एक तरह का एडिक्शन पैदा हो जाता है। ये दिमाग में एक स्ट्रेस पैदा करता है जिससे नींद भी खराब होती है। नींद खराब होने से पूरी दिनचर्या खराब होती है। तो इससे साथ स्ट्रेस के साथ साथ कई बीमारियां और पनपने लगती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का डेवलपमेंट होना, ओबेसिटी होना, ज़्यादातर मोबाइल देख रहे हैं, एक्टिविटी कम हो गई, एक्सरसाइज कम हो गया, तो इससे शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। और यही सब आगे चलकर जो शरीर की वेसल्स की बीमारियां हैं जिसमें हम लोग स्ट्रोक कहते हैं, ये सब आगे जाकर बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो डेवलप हो जाएं। बिल्कुल, तो सर ने बता ही दिया इतनी सारी चीज़ें। तो कम से कम जितना हो सके आप मोबाइल से दूर रहिए, जहाँ ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, और ये हम हमेशा कहते आते हैं, आप भी इस चीज़ को समझते होंगे और हमेशा सुनते रहते होंगे। सर, इसी बीच एक कॉलर भी हैं, वो भी कुछ जानना चाहते हैं, आइए देखते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहा है? मैम, मैं अलका बोल रही हूँ, शाम बजेरा, जिला हरदोई से। जी अलका जी, क्या दिक्कत है आपको? मैम, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, हाथ में दर्द होता है, और जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। पता नहीं क्यों आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये कितने समय से है आपको सर दर्द की बीमारी? सर, हो गया लगभग 1 साल। और जब आपको ये सर दर्द होता है उसी टाइम पैरों में और हाथों में उसी समय दर्द होता है या वो अलग से नहीं होता है? सर, हाथ पैरों में तो ज्यादा दर्द होने लगता है, किसी भी टाइम होने लगता है। और जो चेस्ट में, मतलब लेफ्ट साइड में ज्यादा दर्द होने लगता है कभी कभी। मैं बैठी होती हूँ, अगर उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी।
सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ तो बहुत ज्यादा मुझे थकान सी महसूस होती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। अच्छा, और ये सर दर्द कितने कितने समय पर होता है? हेलो। सर दर्द हमेशा रहता है या कभी कभी होता है? नहीं सर, कभी कभी होता है, अगर पढ़ने बैठते तो ज्यादा होने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं। तो ये दर्द एक तरह का माइग्रेन का दर्द हो सकता है जो बार बार हो रहा है। माइग्रेन में कई बार आंखों से आंसू आने लगते हैं, नाक से पानी आने लगता है और कई बार आंखें लाल भी हो जाती हैं जब ज़्यादा दर्द होता है। तो उसको हम दवाओं के माध्यम से कंट्रोल करेंगे। बाकी शरीर का दर्द और ये थकान, इसके लिए हम लोग को कुछ जांच कराना पड़ सकती है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी से कई बार शरीर में दर्द होना, जल्दी सांस फूलना चलने पर ये और थकान जैसा अनुभव होना हो सकता है। तो हम फिजिशियन की सलाह से एक बार चेकअप कराकर फिर इलाज इसका स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि इन्होंने अभी जिक्र किया अलका जी ने कि हाथ पैरों में झंझनाहट, अच्छा ये भी सर एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर थोड़ी देर बैठ गए, सब में ही देखा जाता है सर, बच्चों में भी ये चीज़ हो रही है, युवाओं में भी हो रही है, बुजुर्ग की तो क्या ही कहने, कि अगर थोड़ी देर बैठ गए तो झंझनाहट हाथों में या पैरों में होने लगती है। एक चीज़ और होती है जो सोते सोते लगता है कि पैरों में नस चढ़ गई। तो सर इसके क्या रीज़न है और इसका क्या समाधान हो सकता है? जो हाथ पैर की झंझनाहट है ये एक नर्व का पेन होता है, इसको हम लोग न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये कई बार हम लोग देखते हैं कि ओल्ड एज में जिनको शुगर है उनमें अक्सर ये देखने को मिलती है। शुगर में पैरों में झंझनाहट, चींटी के काटने जैसी फीलिंग्स या जैसे कोई जल गया हो, इस तरह की फीलिंग्स होने लगती हैं। तो हमें उसमें शुगर कंट्रोल करना होता है और उसके हिसाब से दवाएं लेना है और इन पेन को कम करने का, जलन को कम करने का न्यूरोफिजिशियन की सलाह से दवा लेना होता है। फिर कभी हम लोग देखते हैं कि जैसे आपने पूछा कि रात में नस चढ़ जाती है, ऐसा महसूस होता है। तो अक्सर इस तरह के जो रात में नस चढ़ने वाला है ये कैल्शियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से और कुछ विटामिन की कमी से होता है। तो चूँकि आजकल हम लोग की दिनचर्या ऐसी है कि लोग ज़्यादातर घरों पे रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं, तो विटामिन की, जैसे विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो अगर हम अच्छी डाइट रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और फिजिशियन की सलाह से अगर इनकी कमी होती है तो उसकी पूर्ति करते हैं दवाओं के माध्यम से, तो हम इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और सर इसके लिए भी शायद कुछ एज रहती हो या शुरुआत ही में अगर हम इसका समाधान निकालें तो शायद परेशानी आगे चलकर बढ़े ना, है ना? बिल्कुल 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 सर। इसी बीच कॉलर भी हैं एक, वो भी कुछ जानना चाहते हैं, आइए उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहा है? मैं लखीमपुर खीरी का राम लखन बोल रहा हूँ। जी राम लखन जी, आप अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी, मेरा सवाल ये है मैडम, जैसे दिमाग की जो नस होती है रोशनी वाली आंखों की, वो जो रुक जाए या सूख जाए, उसका इलाज है नहीं है? इसमें अचानक से हुआ था कि धीरे धीरे रोशनी गई थी? नहीं डॉक्टर साहब, धीरे धीरे रोशनी गई था, अंधेरा हमारे सामने रहता है, ऐसा रहता कि हरा पीला नीला ये सब रंग है हमारे सामने। तो अब रोशनी की समस्याएं दो तरह से हो सकती हैं। ये तो आँख की समस्या हो सकती है और आँख के पीछे जो आँख की रोशनी की नस है उसमें समस्या हो सकती है। तो कई बार नस में सूजन आ जाती है जिसके लिए हम तुरंत दवाएं देते हैं जांच पड़ताल करने के बाद। और कई बार ब्रेन में स्ट्रोक के कारण भी जो ऑक्सीपिटल लोब है, जो दिमाग का पिछला हिस्सा है, इसमें अगर स्ट्रोक होता है, फालिज होता है, तब भी रोशनी चली जाती है। तो एक बार धीरे धीरे हमारे सर दर्द हुआ था। हाँ, तो हमने लखनऊ में दिखाया था, मीरा नर्सिंग होम में। अच्छा, तो आपकी दोनों आँखें, हमारे रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला गया था। अच्छा, तो इसका मतलब आपकी दोनों आँखों में रोशनी कम हो रही है? जी, दोनों आंखों में रोशनी है ही नहीं बिल्कुल। तो उस टाइम ये बताया गया था रीढ़ की हड्डी पानी निकालने के बाद कि प्रेशर बढ़ा हुआ है दिमाग में? जी जी जी। हाँ, तो इस तरह के केसेस को नॉर्मल प्रेशर इसको हम लोग इडियोपैथिक बेनाइन हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें दिमाग के अंदर पानी बढ़ जाता है जिसका एग्जैक्ट कारण नहीं होता, और इसमें हम रीढ़ की हड्डी से पानी निकालकर प्रेशर को कम करते हैं। लेकिन अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो आँख का जो पर्दा है उसमें सूजन आ जाती है और सूजन आके वो पर्दा सफ़ेद पड़ जाता है। तो अगर पर्दा सफ़ेद पड़ जाता है तो रोशनी पूरी वापस नहीं आती। इसीलिए इसमें इलाज तुरंत बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही आँख की कोई समस्या होती है हमें तुरंत इलाज स्टार्ट करना होता है। एक बार देरी हो जाने के बाद इसमें इलाज पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता। फिर भी अगर आपको इस तरह की समस्या बनी है, हाँ, तो आप आकर दिखा सकते हैं हम लोग के ओपीडी में और हम लोग को इवेलुएट करके फर्दर इसमें क्या संभव है इलाज उसको शुरू कर सकते हैं। जी, हो जाएगा। बिल्कुल राम लखन जी, जैसे कि हमने इस चीज़ को अनाउंस भी किया था, डॉक्टर अब्दुल कावी जी हैं हमारे साथ हैं, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ से। तो अगर आपको कोई समस्या इस तरह की हो रही जहां आपको लग रहा है दिखाने की ज़रूरत है, तो राम लखन जी के साथ साथ कोई भी जो इस वक्त हमें सुन रहा है, आप प्लीज़ जा करके सर को वहाँ पर सामने दिखा भी सकते हैं सर। और इसी बीच एक कॉलर भी है हमारे साथ, वो भी कुछ जानना चाहते हैं, आइए देखते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रही हैं आप?
आप बोलिए, आपकी हाँ, आवाज़ आ रही है आपके। दीदी से बोल रही हूँ, शिव कॉलोनी। एक बार फिर से आप अपना नाम बताइए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। मैम मैं मुस्कान गांधी की बोल रही हूँ। जी मुस्कान जी। मैम कभी कभी मेरा सिर में दर्द रहता है, मतलब एक जगह होता है और दर्द होता है। इनकी आवाज़ हाँ, सर कभी क्लियर क्लियर नहीं है, नहीं है। हाँ कुछ समझ नहीं पा रहे हम। मुस्कान जी आप एक बार फिर से कोशिश करिए कॉल लगाने की, और आपका जो भी समस्या उसकी ज़रूर समाधान यहाँ पर डॉक्टर साहब आपको देंगे। सर इसी बीच एक मेल भी आया हुआ है चंद्रमोहन मिश्रा का, नौरंगपुर लखीमपुर खीरी से, और पहले तो इन्होंने धन्यवाद दिया है कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। उसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि दिसंबर में इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सर से पैर तक के अपने पूरे आधे बाएं अंग में इनको चोट लगी थी, जिससे लगभग ज़्यादातर ब्लड निकला, और मेरे सर में ऑपरेशन करके प्लेट डाली गई थी, और बायां हाथ पैर बिल्कुल नहीं इस समय इनका उठ रहा है। फिर दवा और तेल मालिश से उठने लगा, लेकिन अभी उसमें पहले जैसी बात नहीं है, और कंधे में कड़ापन बना रहता है इनको। अभी वज़न जो है बहुत वज़न, और हाथ की सभी उंगलियां पूरी तरीके से बंद नहीं होती। अच्छा, मतलब ये उठा नहीं पाते वज़न, और उंगलियां जो है हाथ की बंद नहीं होती हैं। तो सर इन्होंने बताया कि लखनऊ के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इन्होंने दिखाया है, तो आपका इसमें क्या सुझाव है? तो इसमें हो सकता है उस समय ब्रेन में चोट आई हो और ब्रेन में ब्लीडिंग हुई हो, जिसके कारण ऑपरेशन करके उस ब्लड को निकाला गया हो, फिर बाद में प्लेट दोबारा लगाई हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जिस हिस्से का ब्रेन का ब्लीडिंग हो गया उसके अपोजिट साइड कमज़ोर पड़ जाता है। ये कमज़ोरी धीरे धीरे ठीक होती है ब्लड निकालने के बाद, ये धीरे धीरे एक्सरसाइज के माध्यम से और दवाओं के माध्यम से कंट्रोल होती है। तो लेकिन अब एक बार आकर हम लोग को दिखाएं, इसमें अलग अलग तरह के इलाज संभव हैं। एक तो रिहेबिलिटेशन होता है जिसमें हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, फिर हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा तनाव है, मांसपेशी में अकड़न ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग कुछ बोटॉक्स के इंजेक्शंस होते हैं, उनको देकर उस तनाव को कम करते हैं, जिससे आप एक्सरसाइज और बेहतर से कर पाएंगे। तो प्राइमरीली इसमें रिहेबिलिटेशन ही मेन इलाज है। बिल्कुल सर, एक कॉलर फिर से हमारे साथ हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? जी विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अरसापुर को जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, आप एक बार फिर से बोलिए। विनीत कुमार बोल रहे हैं सीतापुर से। जी विनीत जी, आप अपना सवाल आप पूछिए। सवाल ये है, मेरा ब्रदर है एक, तो उसके चेहरे पर दाना पड़ते हैं, लमसम 2 साल हो गई है। दवा भी लाते हैं और चलती है, और सरकारी हॉस्पिटल से भी लाया था, लेकिन ठीक नहीं होते। दाने के साथ सर में कोई समस्या नहीं है? सर में नहीं, चेहरे पर दाना चेहरे पड़ते हैं, पे चेहरे दाने। और उम्र कितनी है? उम्र होगी यही 20-21 होगी बस। तो ऐसे केसेस में आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिले। बिल्कुल। ये एक्ने है, एक्ने वल्गेरिस की संभावना है इसमें, और इसका इलाज वो स्किन स्पेशलिस्ट बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से सर ये एज बता रहे हैं, इससे ये यही है कि ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो विनीत जी, आप स्किन रिलेटेड किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, या हमारे पास जब डॉक्टर आएँ तो ज़रूर आप हमें कॉल लगाइए। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं हम, आप लोहिया संस्थान से हैं, तो वहाँ पर न्यूरोलॉजी विभाग में और क्या क्या सुविधाएँ हैं, और OPD का जो समय है वो क्या है, ताकि जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं अगर उनको कोई दिक्कत है, दिखाना चाहते हैं, तो वो आसानी से पहुँच सके। OPD हमारी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेगुलर मंडे टू फ्राइडे होती है। मैं सोमवार और बुधवार को OPD करता हूँ। इसमें जनरल जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनका इलाज होता है, और साथ साथ में इमरजेंसी के मरीज इमरजेंसी के थ्रू एडमिट होते हैं। फिर हम लोग कुछ प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे कि मूवमेंट डिसऑर्डर, जैसे पार्किंसन का रोग, कंपन का रोग, इन रोगों के लिए हम लोग अलग से एक स्पेशल OPD चलाते हैं बृहस्पतिवार को। इसमें हम लोग पार्किंसन के मरीजों के साथ साथ ऐसे मरीजों का भी इलाज करते हैं जिनमें शरीर में जैसे बहुत अकड़न हो गई है, तो उनको मसल को ढीला करना है, या कहीं पर लगातार फड़कन हो रही है। कई मरीजों के चेहरे पर लगातार फड़कन होती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, वो सीधी नहीं होती, तो इसमें हम लोग बोटॉक्स के इंजेक्शन, बॉटुलिज्म टॉक्सिन होता है, वो इंजेक्शन देते हैं। तो ये क्लिनिक हम लोग की हर बृहस्पतिवार को चलती है। इसी तरह से एपिलेप्सी की हम लोग स्पेशल क्लिनिक चलाते हैं, जिसमें सिर्फ मिर्गी के मरीजों को देखते हैं, वो बुधवार को ऐसा देखा जाता है। इसी तरह से हेडेक के मरीजों को भी हम लोग बुधवार को अलग से देखते हैं। तो इस तरह से एक कॉमन OPD है और एक स्पेशलिटी OPD के माध्यम से हम लोग मरीजों को सेग्रीगेट करके, अलग करके स्पेशलिटी OPD में शिफ्ट करते हैं, और उनको ज़्यादा ध्यान देकर, ज़्यादा टाइम देकर, उनकी समस्याओं को समझकर बेहतर उसका समाधान कैसे निकाल पाएँ, उसके लिए हम लोग ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपने ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं हमारे फ्रेंड्स को बता दी, हमारे लिसनर्स को बता दी, और सर कॉल्स लगातार आती जा रही हैं, तो एक कॉल और ले लेते हैं, देखते हैं इनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो।
जी, कौन बोल रहा है? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर सर को भी गुड आफ्टरनून। जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। आप अपनी समस्या बता दीजिए, अपना नाम भी बता दीजिए साथ में। मैम मैं मनप्रीत बोल रही हूँ लखीमपुर खीरी से। जी, आप सवाल पूछिए अपना। मैम जब मैं रात को सोती हूँ तो जो मेरी घुटनों के नीचे जो टांगे हैं तो मैम उनमें रिलैक्स नहीं हो पाता है। अच्छा, ये कितने समय से समस्या है? और लगभग 2 ईयर हो गए हैं। जैसे ही आप लेटती हैं आपको लगता है कि पैरों में कुछ बेचैनी सी हो रही है, कुछ जी हाँ। मूवमेंट करते हैं तब लगता है कुछ बेहतर हो रहा है, ऐसा जी होता हाँ, है? जब मैं सो जाती हूँ तो ये प्रॉब्लम नहीं मुझे फेस होती। करनी पड़ती। तो इसको एक बीमारी है जिसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें लेग्स रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैनी जैसी अनुभव होने लगता है। तो इस उम्र में यूजुअली ये कारण इसका आयरन की कमी यानी जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, उसी कमी के कारण होता है। तो एक बार आकर हॉस्पिटल में आप दिखा सकते हैं, हम लोग उसका चेकअप करेंगे और इस बीमारी के लिए कुछ अलग से दवाएं होती हैं जिनको स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बीमारी अगर आयरन की कमी से है तो वो दवाओं के माध्यम से कंट्रोल हो जाती है। ओके सर, थैंक यू। जी, और सर जैसे कि इनकी ये समस्या थी और पैरों में रेस्टलेस फील होना, सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये दिक्कतें होती हैं। अच्छा, जब लड़कियों की बात करते हैं, मतलब फीमेल्स की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली देखा जाता है हीमोग्लोबिन ऑन एंड ऑफ कम ही रहता है सर। तो उस वजह से किस तरह की न्यूरो समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं? इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है तो प्राइमरी कमज़ोरी जैसा अनुभव होना, ये सबसे ज़्यादा फीलिंग्स होती है। शरीर में दर्द होना, थकान सा होना, काम करने में थकान होना, ये कॉमन सी बीमारियां हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती हैं। फिर चलने में सांस फूलना, जीना चढ़ना, रूटीन एक्टिविटी करने में जल्दी से थक जाना, ये सब समस्याएं हीमोग्लोबिन की कमी से होती हैं। फिर जैसे मैंने बताया कि ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, इस तरह का, जिसमें पैरों में रेस्टलेस होने लगता है, नींद नहीं आती है, तो ये सारी समस्याएं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो सकती है। जी, तो सर ने इतनी सारी चीज़ें बता दी। कोशिश करिए अपना हीमोग्लोबिन जो है, खासकर फीमेल्स जो हैं, वो मेंटेन रखें, वरना ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल कावी जी, प्रोफेसर हैं आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ से। और आज हम जिन विषयों पर बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, वो हैं न्यूरो संबंधी समस्याएं और समाधान। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे जो नंबर्स हैं वो है 052222388852 और दूसरा नंबर है 05222982 मेल करना चाहते हैं, मेल के थ्रू कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashvani.lakhnau@gmail.com पर। और सर यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आप ही की जो पसंद का ये ट्रैक है उसको हम सभी मिलकर एंजॉय करते हैं। तो ये ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर सुनते रहिए प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, और आपके कॉल्स मेल्स का इंतज़ार हमें है। जी हाँ दोस्तों, न्यूरो समस्याएं और समाधान, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में। डॉक्टर अब्दुल कावी जी हैं हमारे साथ, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ से। और सर जिस तरह से आप हमें जानकारी दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो हैं वो हमें मेल कर रहे हैं, थैंक यू का मेल कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलर्स भी इसी तरह से कॉल करके सिर्फ थैंक यू भी बोल रहे हैं। सर एक और मेल यहाँ पर आया हुआ है, ये शिवा गुप्ता का मेल है। इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून सर जी, और मैडम को भी, मुझे भी गुड आफ्टरनून बोला है। और इन्होंने जो पूछा है कि मेरे भाई के सर में विद्युत तरंग उत्पन्न हुई, जिसको झटके आते थे, जांच कराने पर, ईसीजी कराने पर सीजर के लिए कहा गया है। अब दवा चल रही है, तब से उसको दिक्कत नहीं है। इसका इलाज डॉक्टर साहब ने 4 साल का बताया है। तो आप सर बताइए कि क्या किया जाए, मतलब सीजर के लिए बोल दिया है लेकिन अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मिर्गी की बीमारी है। इसमें एमआरआई अगर नॉर्मल है और सिर्फ ईईजी में ही परिवर्तन आया है या ईईजी में एबनॉर्मलिटी आई है, तो ऐसे केसेस में ये जेनेटिक बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। तो जेनेटिक एपिलेप्सी भी एक कॉमन बीमारी है जिसमें इलाज लंबे समय तक हमें देना पड़ता है। तो अगर मरीज़ की दवाओं के माध्यम से मिर्गी का दौरा कंट्रोल है तो उन दवाओं को हमें रेगुलर लेते रहना है। फिर ऐसा होता है कि अगर 4 साल या 5 साल तक कोई भी दौरा नहीं आता तो हम लोग एक ट्राई करते हैं कि दवाओं को धीरे धीरे कम करके बंद करके, अगर दौरा नहीं आता है तो दवाएं फिर बंद हो जाती हैं। फिर अगर बाई चांस कभी आगे आकर दौरा होता है तो दवाओं को दोबारा स्टार्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि जेनेटिक बीमारियां कभी भी दौरा कर सकती हैं। लेकिन अगर 4 या 5 साल तक दौरा नहीं आता तो दवाओं को उसके बाद हम लोग बंद करने का एक प्रयास करते हैं। बिल्कुल, मतलब ये मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, अगर आ रहा है तो फिर से डॉक्टर से मिले, और उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकते हैं। सर कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनको भी कोई समस्या है ये देखते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी, हाँ
शिवा मिश्रा, लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं। जी, आप एक बार नाम अपना फिर से बताइए। शिवा मिश्रा। शिवा जी, शिवा जी आप अपना सवाल पूछिए। जी, हम जब लेट पे नींद आती है तो तब हमारे जो घुटने हैं वो दर्द करने लगते हैं। शिवा जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, सिग्नल पे आकर के आप फिर से एक बार सवाल पूछिए जल्दी से। जी, जब हम सोते हैं तो हमारे जो घुटने हैं वो बहुत दर्द करते हैं। धड़कनें बढ़ जाती हैं आपकी। हाँ हाँ। जी, और उसके साथ भी कोई और समस्या होती है धड़कन बढ़ने के साथ? और सर पैर में दर्द होता है। कहाँ पर? जी, घुटनों के पास। घुटनों के पास होता है। और पैरों में नीचे दर्द नहीं होता, एड़ी में या पिंडली में दर्द नहीं होता है? हाँ सर। अच्छा, और चलने फिरने में भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है कि नहीं? नहीं सर, ये नहीं। हाँ, तो इसमें हो सकता है कि कुछ कैल्शियम या विटामिन की कमी हो जिसके कारण ये जोड़ में दर्द हो रहा हो। तो एक बार इसमें आप फिजिशियन से सलाह लेकर जांच कराकर अगर उनकी कमी आती है तो दवाओं के माध्यम से और कुछ खान पान के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। जी, तो शिवा जी आई होप आपको अपना जो भी समस्या है उसका निदान मिल चुका हो। सर इसी बीच शकील अहमद जी भी हैं, इनकी उम्र 53 वर्ष है और ये जानना चाहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि शाम को 7 बजते ही इनको नींद आनी शुरू हो जाती है और बीच रात 2 बजे इनकी नींद खुलती है और उसके बाद इनको भूख लगती, खाना खाने का मन करता है और कभी कभी सुबह 10 बजे नींद खुलती है। तो मेरे साथ ऐसा लगभग 6 महीने से हो रहा है, बताइए क्या करें? तो इसमें हम लोग को सबसे पहले एक देखना है कि रात में जो हम सोते हैं तो क्या हमारी नींद पूरी हो पाती है कि नहीं। तो कई बार ऐसी समस्या होती है जिसको बोलते हैं खर्राटे या स्नोरिंग। अगर स्नोरिंग होती है तो हम लोग लेटे तो होते हैं लेकिन नींद पूरी नहीं होती क्योंकि बीच बीच में नींद टूटती रहती है। तो अगर हमारे साथी जो हमारे साथ सो रहे हैं वो बताते हैं कि हमें खर्राटे आ रहे हैं तो ये एक कारण हो सकता है जिसमें हमारी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है और दिन में बार बार नींद के अटैक आ रहे हैं, जहाँ भी बैठ रहे हैं वहाँ पर सो जा रहे हैं, शाम को जैसे बैठे वैसे सो गए। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको हम लोग बोलते हैं ये वो बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए आप फिजिशियन से सलाह ले सकते हैं, अपने वज़न को कम कर सकते हैं और दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाकर हम इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कंफर्म करने के लिए हम लोग को डॉक्टर से सलाह लेना होगी और कुछ जांचें होती हैं जिनको करके हम ये कंफर्म करते हैं कि ये स्नोरिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कारण तो नहीं डेवलप कर रहा है जो आगे चलकर और भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। जी सर, 2-3 मेल्स आए हैं जिन्होंने लगभग एक जैसा सवाल पूछा है कि इनके घर में किसी को पैरालाइज हुआ होगा, तो उसमें ये बोल रहे इम्प्रूवमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो जिस तरह मैंने बताया स्ट्रोक है वो अचानक होता है और उसमें इलाज अगर 4.5 घंटे के अंदर हम लोग पहुँचते हैं तो दवाओं के माध्यम से करते हैं। कुछ हद तक 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे तरीके हैं जैसे दिमाग की नस जो ब्लॉक है उसमें तार डालकर उस क्लॉट को डिज़ोल्व कर या निकाल कर हम बेहतर इलाज कर पाते हैं। लेकिन अगर इलाज लेट हो गया तो वो अपंगता का कारण बनता है। तो ऐसे में हमारे पास जो इलाज संभव है वो है रिहेबिलिटेशन यानी एक्सरसाइजेस। तो हम एक्सरसाइज के माध्यम से जो जोड़ हैं उनमें एक्सरसाइज करके थोड़ा सा ताकत को बेहतर कर सकते हैं। तो रिहेबिलिटेशन इंपॉर्टेंट है। फिर साथ साथ में अगर अकड़न ज़्यादा होती है, टाइट हो गया है जो अंग जहाँ पर फालिज हुआ है, तो उसको हम लोग बोटॉक्स के माध्यम से ढीला कर देते हैं जिससे एक्सरसाइज करने में भी आसानी होती है। तो ऐसे में हम लोग आप हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर पर और हम लोग को न्यूरोलॉजी ओपीडी में दिखा सकते हैं। इसके लिए संभव जो आगे का इलाज है वो हम लोग कर पाएंगे। सर क्या कोई ऐसी मेडिसिन भी होती है अगर लगे कि स्ट्रोक हुआ है घर में, मतलब जो परिवार के सदस्य वो इस चीज़ को समझ तो जाते ही हैं, तो क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो हम तुरंत दे दें और वो जो स्ट्रोक का असर है वो थोड़ा कम रहे हॉस्पिटल जाते जाते? इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक जैसे हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक एक दर्द के साथ होता है, एक तेज़ दर्द होता है और ऐसा लगता है कि अब मर जाएंगे, तो तुरंत जो भी मरीज़ है वो अस्पताल की तरफ भागता है। लेकिन ये चीज़ ब्रेन स्ट्रोक के साथ नहीं होती, उसमें कोई दर्द नहीं होता, उसमें सिर्फ चेहरे में टेढ़ापन होगा, हाथ में कमजोरी होगी, आवाज़ हल्की सी बदलेगी, तो उसको इतना हम लोग सीरियसली नहीं ले पाते। और यही समस्या जब बढ़ जाती है, पूरा हाथ पैर अपंग हो जाता है, तब हमको समझ में आता है। तो इसीलिए इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इलाज स्टार्ट करते हैं किसी भी फालिज का तो हमें सीटी स्कैन पहले कराना मस्ट होता है। उसी आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये हेमरेज है या इस्कीमिक यानी क्लॉट डेवलप हुआ है। हेमरेज का इलाज अलग होता है और क्लॉट का इलाज अलग होता है। तो ये चीज़ हम लोग घर पर रह के पता नहीं कर सकते। तो घर पर एज सच जैसे
हार्ट अटैक में हम लोग दवाएं कुछ जीभ के नीचे रखकर उसको हाँ, काफ़ी हद तक बिल्कुल। कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा ब्रेन स्ट्रोक में नहीं होता। नहीं कर सकते। तो ऐसे में बस हम लोग ये कर सकते हैं ऑन द स्पॉट कि बीपी चेक कर लें, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसकी दवा ले लें और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचकर सीटी स्कैन कराकर उसका इलाज स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल, बहुत खूब सर, आपने ये चीज़ें बता दी और लिसनर्स शायद इस चीज़ को लेकर के अवेयर ज़रूर हुए होंगे कि अगर हल्के से भी सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको कि स्ट्रोक आपको ये लग रहा है हो सकता है या ना भी हो, तो भी तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, जिसको भी ये दिक्कत हुई है उसको लेकर। सर कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी भी समस्या जानते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहा है? ये सुरेंद्र गुप्ता जी बोल रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं और आप अपना सवाल पूछिए। ये हम लखनऊ से बोल रहे हैं जी। मेरे भतीजे को ना कि वो क्या कहते हैं झटके आते हैं और मेडिकल कॉलेज में दिखाया गया था, तो उसको बताए गए हैं कि नमोनिया की शिकायत है। और झटके कब से आ रहे हैं उसको? ये 5 साल से वो आ रहे थे, तो एरा में दिखाया गया था। फिर उसको फिर दवा चलती रही, लेकिन फिर आने लगे, तो फिर मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया, वहाँ दिखाया जा रहा है। हाँ, तो अब दवाओं पे वहाँ पर लेकिन फिर कंट्रोल झटके आ रहे हैं। अभी भी दौरे आ रहे हैं दवा खाने के बाद भी? हाँ, बीच बीच में आ जाते हैं सर। तो ये एक एपिलेप्सी, रेजिस्टेंट एपिलेप्सी इसको बोलते हैं, जिसमें दवाएं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। तो इसमें आप हम लोग को आकर एक बार दिखा सकते हैं, जिसमें हम लोग दवाओं को सेट करते हैं और फिर इस बीमारी का कारण पकड़ते हैं कि क्यों ऐसे दौरे आ रहे हैं। तो कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं, ऑपरेशन के माध्यम से भी कुछ केसेस में हम लोग इलाज कर सकते हैं दौरों का। अदरवाइज़ हम लोग दवाओं को इस तरह सेट करते हैं कि जिससे दवाओं पर दौरे कंट्रोल हो सकें। जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। और सर इसी बीच सीमा श्रीवास्तव जी का मेल आया है लखनऊ से, लगभग इनकी उम्र 40 साल इन्होंने लिखी है और लिखती हैं कि क्या याददाश्त में कमी भी न्यूरोलॉजिकल समस्या है? बिल्कुल, याददाश्त की कमी, जिसको हम लोग डिमेंशिया बोलते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ये बीमारी हम लोग यूजुअली जो पाते हैं कि ओल्ड एज में देखने को मिलती है। 60 साल 70 साल जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, दिमाग कमज़ोर होने लगता है, उस समय ये देखा गया है कि डिमेंशिया, जिसको हम अल्जाइमर्स रोग बोलते हैं, ये डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ लोगों में होता है और ये एक सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव बीमारी है, यानी दिमाग के डैमेज होने की बीमारी है। तो इसमें शुरुआत में जो तुरंत की बात, कही हुई बातें भूल जाते हैं, सामान रख कर भूल जाते हैं, अभी क्या खाया, हमसे कौन मिला अभी, उसको भूल जाते हैं, जबकि उनको पुरानी बातें याद रहती हैं। धीरे धीरे वो पुरानी बातें भूल जाते हैं और फिर उनके व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। तो ये सब डिमेंशिया के रोग हैं। यंग एज में यूजुअली डिमेंशिया नहीं होता। अगर कुछ भूलने की बीमारी हो रही है तो वो कुछ विटामिन की कमी के कारण भी हो सकती है, या ब्रेन में कुछ विकार हों उनके कारण भी हो सकती है, या सबसे ज़्यादा आजकल हम लोग जो देखते हैं कि जो हम लोग की दिनचर्या है, जो मानसिक तनाव है, उस तनाव की वजह से हम लोग के अंदर मल्टीपल टास्किंग रहती है। हम एक काम कर रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं, किसी और से बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग जो कहा गया उसको रजिस्टर नहीं कर पाते दिमाग में, तो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते। जब ज़रूरत होती तो हमको याद भी नहीं आता। तो ये मल्टीपल टास्किंग और इस तरह से जब बार बार दिमाग में दूसरी बातें, सोच, डिप्रेशन, इनसे भी एक तरह का डिमेंशिया हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो डिमेंशिया। तो इसमें हम लोग को अपनी दिनचर्या को कंट्रोल करना होता है, अपने तनाव को कम करना होता है, प्रॉपर नींद लेना होती है, और जब हम अपने काम को, जिस काम को कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे और फिर उसको नेक्स्ट काम को स्टार्ट करेंगे, तो हम बेहतर चीज़ों को रजिस्टर कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उसको रिकॉल कर पाएंगे, उससे हमारी मेमोरी मजबूत होगी। बिल्कुल सर, ये दिनचर्या के बारे में हम आपसे अभी और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और भी कॉलर हैं लाइन पर, आइए देखते हैं उनको क्या दिक्कत है। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी नमस्ते मैडम, मैं नमस्ते। गाजीपुर से बोल रहा हूँ। फिर से आप अपना नाम बोलिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी मैं प्रमोद बोल रहा हूँ गाजीपुर से। जी प्रमोद जी, सवाल पूछिए आप अपना। पहले तो आप सभी को धन्यवाद, आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, डॉक्टर लोगों को साथ मिलाते हैं, जी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सब आप ही के लिए, हमारे जितने लिसनर्स हैं हम चाहते हैं कि वो हेल्दी और फिट रहें, और इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। प्रमोद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे पिताजी हैं, लगभग 70 साल के आसपास होंगे, तो उनको रात में अपने आप से बातें करते हैं और नीचे उठ के थोड़ा बहुत चलते हैं। जिनकी समस्या ये है कि वो कोई सामान कहीं से भूल भी जाते हैं और कहाँ जाते उनको कुछ पता नहीं चलता है। तो ये समस्याएं लखीमपुर खीरी में अभी इनका इलाज चला है, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है वहाँ पे। जी प्रमोद जी, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम सर समझ पा रहे हैं इतना है कि पिताजी रात में चलते हैं और भूलते हैं, ये समस्या। रात में कुछ बहकी बातें भी करते हैं, जी जी, कुछ उल्टा सीधा उनको दिखता है, वो भी बोलने लगते हैं कि हमको कुछ सांप बिच्छू जैसे दिख रहे हैं।
तो ये एक हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन की बीमारी बोलते हैं, ये तरह की साइकोसिस होती है। तो ये कई कारणों से हो सकती है, कभी कभी दवाओं के माध्यम से भी हो सकती है, कुछ दवाएं इस एज में ऐसी दी जाती हैं जिनसे ये बीमारी हो सकती है। फिर कुछ दिमाग की डिजेनरेटिव बीमारियां जिनको पार्किंसन की बीमारियां बोलते हैं, उनमें भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। और नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे उनका इलाज तो चल रहा है, हाँ हाँ थोड़ा बहुत सुधार है अभी, हाँ, तो तो आप इसमें सर हम लोग बचाव क्या कर सकते हैं, कैसे उनका मतलब वो सही ढंग से ख्याल रख सकते हैं? उसमें जो अगर आपने फिजिशियन से सलाह ली है तो उनका रेगुलर उन दवाओं को जी। लेना है। बीमारी अगर बढ़ती है तो फिर उसको दोबारा हम लोग को कंसल्ट करना है। और इसमें नींद को पूरा करने के लिए भी हम लोग को पूरा प्रयास करना होगा कि जिससे वो दिन में जगाएं उनको, थोड़ी देर के लिए दिन में सोएं, सुबह जल्दी जगा दें, रात में ही सोने का टाइम दिया जाए। तो उनकी दिनचर्या को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, उनको बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और आई होप आप जो भी समाधान चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। और सर इसी के साथ एक और भी कॉलर हैं, आइए जानते हैं उनको क्या दिक्कत है। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैम, जी, नमस्ते। कौन बोल रहा है? नमस्ते जी जी, मैं शमा बोल रही हूँ सीनियर लखनऊ से। जी शमा जी। जी जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे बहनोई हैं, उनके दोनों ही पैरों पता नहीं नसें सुन हो गई क्या, वो चलने में बहुत दिक्कत होती, बिल्कुल भी ऐसा एक कदम बढ़ाते लगता है गिर जाएंगे, तो छड़ी लेके चलते हैं तभी चल नहीं पाते। और उसके साथ चलने और में कहते- पैरों में कहते हैं- कमजोरी भी लगती है। कहते हैं कि सुन जैसे पैर सुन हो गए हैं, ये कहते हैं। और बैठने पे आराम रहता है, लेटने पे आराम रहता है। नहीं, बैठने से लेटने से आराम रहता है, लेकिन कब तक बैठे रहेंगे? हाँ हाँ, तो उसमें संभावना है कि ये लंबर की डिस्क की बीमारी हो। डिस्क में ऐसा होता है कि नसें दबने लगती हैं कमर की, और जैसे ही खड़े होते हैं या चलते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। तो इसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज और दवाओं के माध्यम से बीमारी को कंट्रोल करते हैं। और अगर ये दवाओं से नहीं कंट्रोल हो पाती या पैर में कमज़ोरी आने लगती है तो फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो एक बार सलाह लें फिजिशियन से, दिखाएं, बीमारी को कंफर्म करें और उसके आधार पर हम आगे इलाज स्टार्ट करेंगे। जी सर। अच्छा, आप जहाँ हैं इस टाइम, तो वहाँ पर हम दिखाना चाहें तो किस बिल्कुल, दिन आप मिलते हैं? आप सोमवार बुधवार को लोहिया इंस्टीट्यूट में दिखा सकती हैं। नई वाली लोहिया हाँ, में? नई लोहिया में। जी शमा जी बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब ने जैसे बता ही दिया है कि ओपीडीज़ के डेज़ क्या हैं और किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, तो आप ज़रूर वहाँ पर जा सकते हैं और जो भी आपकी दिक्कत है उसको दिखा करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। सर जितना आपसे बात किया है उससे ये समझ में आया है कि जब भी कोई न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हम मेडिसिन ले सकते हैं, थेरेपीज़ करवा सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो सर्जरी भी। सर लाइफस्टाइल जो है, या जब हम डाइट की बात करते हैं, इसको कैसे चेंज करें और क्या कुछ इसमें रखें ताकि न्यूरो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ना हो? इसी पर सर एक मेल भी आया हुआ, सीमा श्रीवास्तव जी ने, इन्होंने हमें पूछा है कि नसों में ताकत के लिए हम क्या कुछ खाएं। तो सर बात वही हो जाती कि डाइट कैसी रखें? तो इसमें डाइट में हम लोग को, जो हम लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन डाइट, ऐसी डाइट लेना है जिसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, फ्रूट्स ज़्यादा ले सकते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ हम लोग को जो प्रोटीन है उसकी भी मात्रा को नियमित रखना है। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हम लोग को अवॉइड करना है जो कि मोटापे के कारण बनता है, यानी एक्स्ट्रा मीठी चीज़ें हम लोग को अवॉइड करना है। खाने के अलावा छोड़कर जो एक्स्ट्रा चीज़ें नमक की होती हैं उनको अवॉइड करना है। जंक फूड जो बाहर आजकल मिलते हैं, जिनका आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, और ये ओबेसिटी यानी मोटापे का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और ये मोटापा आगे चलकर शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब को जन्म देता है। तो अगर हम अपनी डाइट को इस तरह रखते हैं कि जिसमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स, और जो हम लोग आटा यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हम लोग मल्टीग्रेन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग ज्वार, बाजरा ये मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनसे शुगर अचानक रेस नहीं होती, ओबेसिटी का भी, जो मोटापे का है वो भी काफ़ी कम होता है, और आगे चलकर ब्लड प्रेशर, शुगर, इनसे भी हम लोग काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान रखते हैं तो न्यूरो के साथ साथ बाकी जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनसे भी हम लड़ सकते हैं और हमारी बॉडी उस लायक रहेगी। सर इसी बीच मेल भी आ चुका है एक, अरविंद जी ने पूछा है कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेरा इलाज चल रहा है 5 साल से, और कितना टाइम इसका इलाज चलता रहेगा और इसके लिए और बेहतर ये क्या कर सकते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह का मानसिक रोग है जिसमें कभी कभी मूड डिप्रेशन में चला जाता है, कभी कभी बहुत ही साइकोसिस में चला जाता है। तो इसके लिए बेहतर आपका इलाज साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उनके माध्यम से होगा, और वो आपके साथ में साइकोथेरेपी भी करते हैं। तो साइकोथेरेपी अलॉन्ग विद मेडिसिन्स, इन दोनों के माध्यम से, दवाओं से और समझाने से, काउंसलिंग से ये बीमारी कंट्रोल होती है। तो आप रेगुलर अपने जो साइकेट्रिस्ट हैं, फिजिशियन, उनसे सलाह लेते रहें और उनकी सलाह को फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। ये बीमारी कई बार लंबे समय तक रह सकती है।
जी सर, इसी के साथ मुनेश कुमार का भी मेल यहाँ पर है, लखीमपुर खीरी से। ये पूछना चाहते हैं कि सर हमारे 2 सवाल हैं। एक ये कि क्या बासी भोजन खाने से नींद जो है वो बढ़ती है, और दूसरा जो है वो ये है कि शारीरिक झटके क्या ज़्यादा बुखार आने से होते हैं? बासी खाना ऐसा कुछ नहीं है कि इससे नींद पे असर आएगा, लेकिन अगर वो खाना ख़राब होगा तो ज़रूर ही नुकसान करेगा। वो पेट में खराबी पैदा कर सकता है, डायरिया, फूड पॉइजनिंग ये सब हो सकती है। तो बेहतर है कि ताज़ा खाना खाएं। दूसरा सवाल आपका था कि झटके का आना, तो झटके का आना जो है वो एक मिर्गी का दौरे के कारण भी हो सकता है जी। या कई बार फिजियोलॉजिकल होता है। जैसे ही हम लोग को नींद आना स्टार्ट होती है तो अचानक शरीर चौंक जाता है। हाँ। ये एक नॉर्मल सी फिनोमेना होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होता है। कुछ में थोड़ा सा तेज़ होता है, कुछ लोगों को हल्के होता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। लेकिन कई बार जैसे अगर लीवर में गड़बड़ी है या किडनी में गड़बड़ी है तो जो ब्लड है उसके अंदर गंदगी फैलने से भी चौंकन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आपको लगातार चौंकन आता है तो उसके लिए आप सलाह लीजिए, जांच पड़ताल के बाद उसका इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल। और सर एक लास्ट कॉल ले लेते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है अभी, तो ये भी कुछ जानना चाहते हैं, देखते हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं रियाज मैम, लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। जी रियाज जी, आप अपना सवाल पूछिए। तो सवाल ये है, जो पैर हमारे जो गांठें हैं, घुटने हैं, इसमें दर्द बहुत है, जब फैलाते हैं इतना दर्द होता है, वैसे नहीं बहुत बढ़ जाते हैं। आपकी उम्र कितनी है? हेलो। आपकी उम्र कितनी है? सर वही हमारी उम्र है 25। अभी यंग है। अच्छा, आप किसी और जोड़ों में भी दर्द होता है? जी जी, न बस वो घुटने जो है, घुटने में बड़ा दर्द है, जब पैर फैलाते हैं तो बहुत दर्द होता है। एड़ी में या कोहनी में या कहीं? कोहनी में। और कहीं नहीं दर्द होता, सिर्फ घुटने में ही दर्द है। तो ये एक जोड़ों का दर्द है। तो इस उम्र में ये दर्द गठिया के कारण हो सकता है, जो ब्लड से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इसके लिए आप जोड़ों के डॉक्टर जो होते हैं उनसे मिलकर इसका सलाह और आगे का इलाज स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये दिक्कत जो है वो थोड़ी अलग तरह की है, तो आप रियाज जी, आपको जो जोड़ों का इलाज करते हुए उन डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि आज हम बात कर रहे थे न्यूरो समस्याएं और समाधान पर। डॉक्टर अब्दुल कावी जी हमारे साथ थे। और सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि लोगों में न्यूरो संबंधित समस्याएं ना हो, हेल्दी रहें, फिट रहें, इसके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे लिसनर्स को। तो हमारा संदेश यही है कि हमें अपनी दिनचर्या को रेगुलर बनाना है, एक्सरसाइज करना है। बेहतर रहता है कि हम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज पर डे करें, एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक, यानी हफ्ते में 5 दिन तक 30 मिनट हमको वॉक करना चाहिए। नींद समय से लेना है। नींद इतनी हो कि हम लोग जब सुबह उठें तो महसूस हो कि हमारी नींद पूरी हो गई है। ये लोगों में 6 घंटे भी हो सकता है, 8 घंटे भी हो सकता है। नींद को पूरी करना, रात में समय से सोना और सुबह समय से उठना, और अपनी डाइट में जैसा मैंने बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करके हम काफ़ी हद तक आने वाली बीमारियों से, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से और हार्ट संबंधी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे लिसनर्स के इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए। दोस्तों आज हम लोगों ने बात की न्यूरो संबंधी समस्याओं और उसके समाधान पर। डॉक्टर अब्दुल कावी जी ने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। और इस उम्मीद के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त कि अगले संडे यानी अगले हेल्थ एंड फिटनेस में एक नए विषय के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। सर्वे संतो निरामया, यानी सभी निरोगी रहें, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लेकर आते हैं इस प्रोग्राम को, और आपको हेल्दी और फिट रखने के लिए आपके सवाल यहाँ पर लेते हैं और उनके जवाब भी देते हैं। तो अगले हफ्ते के हेल्थ एंड फिटनेस का आप सभी को और मुझे भी रहेगा इंतजार। तब तक के लिए सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।